हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। तो आज की कहानी है रोहन जी की कहानी। अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और कुछ महीने पहले मैं अपनी पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आया था। शहर छोटा था लेकिन वहाँ का पुराना सरकारी हॉस्टल काफ़ी बड़ा था। हालांकि जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह जगह मुझे बुला रही हो या शायद मुझे चेतावनी दे रही हो। मैंने हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने कमरे में शिफ्ट हो गया। कमरा छोटा था लेकिन ठीक ठाक था। मेरे अलावा दो और रूममेट्स थे, अजय और विक्रम। अजय हंसमुख और चुलबुला था, जबकि विक्रम शांत और गंभीर। पहली रात सब ठीक थी, लेकिन अगली रात से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में हल्का अंधेरा था और बाहर से हल्की हवा चलने की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि अजय और विक्रम दोनों गहरी नींद में थे। तभी अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने धीरे से करवट बदली और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पास कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई। मैंने झटके से टॉर्च उठाकर रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था और फिर से मैं सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैंने घबराकर अजय और विक्रम को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे। अब दस्तक और भी तेज हो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरी सांसें रुक गई। दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और वे हमारे कमरे से अंदर की ओर आ रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। दरवाजे के सामने गीले पैरों का निशान देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वे निशान बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से बाहर जा रहे थे, मानो कोई यहाँ था और बाहर निकल गया हो। मैंने डर के मारे अजय और विक्रम को जोर से हिलाया। अजय तुरंत उठ गया, लेकिन विक्रम थोड़ी देर तक नहीं उठा। क्या हुआ रोहन? अजय ने मेरी और घबराहट भरी आंखों में देख कर पूछा। मैंने कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। अजय ने जैसे ही कमरे पर पैरों के निशान देखे, उसके चेहरे से खून उतर गया। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी विक्रम ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें वे पूरी तरह से काली हो गई थी, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। वह हमें बिना पलक झपकाए घूर रहा था, एकदम डरावनी नजरों से। फिर मैंने डरते हुए पूछा कि विक्रम, तुम ठीक हो ना? विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह अजीब और बेहद डरावना। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि वो आ गई है। उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी, जैसे वह विक्रम की नहीं किसी और की हो। अचानक कमरे की लाइट तेजी से जलने बुझने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। तभी दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज और भयानक थी और बेहद तेज आवाज थी, मानो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अजय घबरा कर दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे अंदर से लॉक कर दिया। रोहन, ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सब सोचकर वह लगभग रोने लगा था, लेकिन मैं विक्रम को देखे जा रहा था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था और उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। तभी बिना किसी चेतावनी के कमरे की ट्यूबलाइट एक जोरदार धमाके के साथ फूट गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर हमें किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। लेकिन यह आवाज हमारी नहीं थी। कमरे में कोई और भी था। कमरे में घना अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा और बीच बीच में किसी के भारी सांस लेने की आवाज, लेकिन वह आवाज हमारी नहीं थी। अजय कांप रहा था और मैं घबराकर विक्रम को देखे जा रहा था, जिसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई थी। विक्रम ने फिर से वही शब्द दोहराए, वो आ गई है। लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे किसी और की आवाज उसके अंदर से निकल रही हो। मतलब समझ सकते हो कि दो आदमी की आवाज एक ही बार में आ रही थी।
तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। बाहर के कॉरिडोर में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी हमें वह दिखी। कॉरिडोर के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी। उसके उसका चेहरा धुंधला था और उसके गीले उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी सफेद साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। वह बिना हिले डुले हमें घूर रही थी। अचानक उसने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण में झुका दिया और एक बेहद डरावनी सी हंसी देने लगी। उसके बाद उसने कहा, तुम बच नहीं सकते। उसकी आवाज सीधी हमारे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह हमारे अंदर घुस कर बोल रही हो। अचानक विक्रम जोर से चीखा और हवा में ऊपर उठने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अजय ने घबरा कर मुझे पकड़ा। रोहन, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगी। मुझे बचपन की सुनी सुनाई बात एक याद आने लगी कि भूतों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने यह कहा, विक्रम जोर से चीखने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी वह औरत गुस्से में आगे बढ़ने लगी और अजय ने तुरंत अपने फोन पर हनुमान चालीसा का पाठ चलाया। वह औरत अब दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि वह हमारे कान सुन्न पड़ गए थे। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक वह गायब हो गई, बस हवा में घुल गई। जैसे ही वो औरत गायब हुई, पूरा हॉस्टल शांत हो गया। विक्रम बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। हमने उसे हिलाया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने फिर कमजोर आवाज में पूछा कि क्या हुआ था यहाँ। हमने राहत की सांस ली। हमने उसी रात हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया और सुबह पहली ट्रेन से शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब हम रात को स्टेशन पर पहुंचे तो मुझे अचानक अपने पैर के नीचे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे और वे हमारी ही ओर आ रहे थे। हमारे शरीर में ठंडी सी सिरहन दौड़ गई। निशान धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हमें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अजय और विक्रम ने भी उन्हें देखा और हमारे चेहरे पर फिर से वही डर आ गया, जिससे बचने के लिए हम हॉस्टल छोड़कर भागे थे। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हमने बिना वक्त गवाए दौड़कर ट्रेन पर बैठने का फैसला किया। फिर हम दौड़कर ट्रेन पर बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पर भीड़ के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधी मुझे घूर रही थी। फिर अचानक उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, एकदम डरावनी वाली। फिर हमने सोचा कि वो औरत हमारे यहाँ से गायब हो गई। फिर धीरे धीरे हम लोग सोने का फैसला करते हैं। लेकिन अचानक ट्रेन के अंदर कोच में एकदम से ठंडक बढ़ जाती। रात का वक्त था। ट्रेन की बत्तियां हल्की हल्की झपक रही थी। विक्रम अब भी कमजोर था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। वो सोया नहीं था। तभी विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ ही आ रहा है। उसकी आवाज में डर था। मैंने इधर उधर देखा। कोच लगभग खाली थी, लेकिन जब मैंने खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी तो मेरी रूह कांप गई। शीशे में हमने 3 नहीं बल्कि 4 परछाई देखी। हमारे पीछे कोई बैठा था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हम समझ चुके थे कि वो हमें छोड़ने वाली नहीं थी। हम हॉस्टल से तो निकल आए थे, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी ट्रेन की खिड़की के शीशे पे दिख रही चौथी परछाई अब धीरे धीरे साफ होने लगी। अजय और विक्रम, मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी सांसें थम गई। ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? अजय ने कांपती आवाज में कहा। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे खिड़की के शीशे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके करीब पहुंचा, ट्रेन में मौजूद सभी लाइटें झपकने लगी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका हमारे बीच से गुजरा और हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारी गर्दन पर उंगलियां फेरी हो। फिर अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। हमने चारों ओर देखा तो पूरा डब्बा खाली था और फिर सामने की सीट पर बैठी वो औरत दिखी। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल और वही गहरी काली आंखें। लेकिन इस बार वो हमें घूर नहीं रही थी, वह रो रही थी। उसकी आंखों में काले आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज एक मरी हुई गूंज की तरह लग रही। उसके बाद वो कहती है, मुझे इस सांप से मुक्त करो। हमारा डर अब भी बरकरार था, लेकिन उसके आंसू देखकर हमें एहसास हुआ कि शायद वो सिर्फ हमें
मानने नहीं बल्कि कुछ कहने की कोशिश कर रही है। विक्रम, जो अब तक सबसे डरा हुआ था, वो हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? भूतनी ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मेरा नाम रश्मि था, मैं उसी हॉस्टल में रहती थी। यह सुनकर हम सब चौंक गए। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कई साल पहले हॉस्टल में कुछ लड़कों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मारकर हॉस्टल के कुएं में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। वह कहने लगी, मैं उन लड़कों से तो बदला लेना चाहती थी, लेकिन वे तो मर गए। अब मेरा श्राप सिर्फ तब खत्म होगा जब कोई मेरी आत्मा को मुक्त करे। हम तीनों ने फैसला किया कि हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। हम अगले दिन एक पुराने पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी ने हमें सुझाव दिया कि हमें उस कुएं के पास जाकर हवन करना होगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। हमने वैसा ही किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अचानक हवाएं तेज हो रही थी। हॉस्टल की खिड़कियां जोर जोर से पटकाने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, जैसे उसे कोई बहुत बेरहमी तरीके से मार रहा हो। हम डर चुके थे, लेकिन पुजारी ने कहा, डरो मत, यह आत्मा विदा हो रही है। हमने हनुमान चालीसा पढ़ी और आखिरी मंत्र के खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, खिड़कियां थम गई और वहां के माहौल में एक हल्की खुशबू फैल गई। हमने ऊपर देखा तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। उसके बाद हमें उस दिन के बाद से वह औरत कभी नजर नहीं आई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।